हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर एजुकेटर कोमल जहांगीर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देखेंगे 5th वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसके हम लेफ्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। कहाँ तक हमने लास्ट टॉपिक कौन सा था? रॉक मिनरल्स। ओके, तो रॉक मिनरल्स हमने कर लिया है, मतलब पत्थर वाले मिनरल। तो अब हम देखेंगे हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। देखो हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम ये न्यूज़पेपर देख लेते हैं। न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ दी गई है, चलिए एक जगह है तो वहाँ की ये न्यूज़ है जहाँ पे कोल यूनिट फाइन की गई थी 300 करोड़ की, जो कि इलीगल थी। कोल यूनिट क्या थी? इलीगल थी। और 50% इंडिया में 50% कोल बेल्ट माइंस अनसेफ होती है। ओवर 50% ऑफ द कोल बेल्ट माइंस अनसेफ होती है। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यूज़ करने चाहिए, गवर्नमेंट ने हमें बताए हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को तो यूज़ करते नहीं हैं, और इसकी वजह से किसका घाटा होता है? बहुत ज़्यादा वर्कर्स का घाटा होता है। क्या घाटा होता है? देखो कोल माइंस जो होती है वहाँ पे कभी भी फायर लग सकती है, फ्लड आ सकती है अंडरग्राउंड। हम अगर माइन करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, तो उधर से हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर की वजह से फ्लड आ जाए। ठीक है, और हो सकता है कि छत वो भी कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि यार खड्डा ही तो है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है, फ्लड आ सकती है। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा घाटा किसका होता है? किसका होता है? माइनिंग करने वालों का। यस, माइनर्स का घाटा होता है। जो वर्कर्स होते हैं, बेचारे लेबर्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा घाटा होता है, उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट रहता है यहाँ पे। तो झरिया में हुआ है ये, यहाँ की ये रियल न्यूज़ है। अब देखते हैं हम हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। देखो हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग क्या है? प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइनिंग। माइनिंग से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? देखो, द डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम्स इनहेल्ड बाय माइनर्स मेक दैम वल्नरेबल टू पल्मोनरी डिजीज। द रिस्क ऑफ कोलैप्स। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो डस्ट और नॉक्सियस जो फ्यूम्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, वहाँ के माइनर्स होते हैं, वो केमिकल और जो टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं वो क्या करते हैं? जब माइनिंग करते हैं तो वो डस्ट होती है, वो सब क्या चले इनहेल कर लेते हैं माइनर्स। मतलब कि जब वो इनहेल करते हैं तो अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से उन माइनर्स को लंग्स डिजीज हो सकती है, या हो सकती है क्या हो सकती है? पल्मोनरी डिजीजेस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है लंग्स डिजीज का। द रिस्क ऑफ collapsing mine roofs, inundation and fires in coal mines are a constant threat to miners. रिस्क ऑफ collapsing माइनिंग रूफ्स। देखो जो रूफ्स होती है, छत जो होती है, वो भी कभी भी कोलैप्स कर सकती है, कभी भी गिर सकती है, इनंडेशन हो सकता है। पर्टिकुलर जो एरिया होता है उसमें वाटर फिल होना, उसे हम क्या कहते हैं? इनंडेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पर्टिकुलर कोई भी एरिया है उसमें पानी भर जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इनंडेशन। और फायर भी लग सकती है कोल माइंस में। ये कांस्टेंट थ्रेट है माइनर्स के लिए। लेबर्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस चीज़ का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसकी वजह से। द वाटर सोर्सेज इन द रीजन एंड गेट कंटामिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। अगर हम माइनिंग करते हैं तो अगर हम वाटर सोर्सेज वाले रीजन में अगर हम माइनिंग करते हैं तो जिसकी वजह से अगर हम खड्डा खोद रहे हैं तो जो वेस्ट निकल रहा है वो हम बाहर फेंक देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है? अगर वाटर सोर्सेज होते हैं वो कंटामिनेट हो जाते हैं, और अगर वो पानी कोई भी पीता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या फिर उन्हें हार्मफुल हो सकता है उस पानी की वजह से। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉइल एंड इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन। देखो हम क्या करते हैं? खड्डा खोदते हैं तो उसमें से जो वेस्ट निकलता है, जो स्लरी घोल टाइप निकलता है, उससे क्या होता है? लैंड भी डिग्रेड होती है, सॉइल भी हमारी डिग्रेडेशन होता है, और स्ट्रीम्स और जो रिवर होती है उनमें पॉल्यूशन भी बढ़ता है। ओके, तो हमें क्या करने चाहिए? स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। जो एनवायरमेंटल लॉज है उनको जेब में लेके नहीं घूमना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो माइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया एनवायरमेंटल लॉज को, सेफ्टी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के, उनको अगर हमने फॉलो नहीं किया तो माइनिंग को किलर इंडस्ट्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके,
अब देखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो वी ऑल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल डिपॉजिट्स एंड द सब्सटेंसेज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दैम। The total volume of workable mineral deposits is an insignificant fraction that 1% of the earth crust. तो देखते हैं, हम सब अप्रिशिएट हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी एग्रीकल्चर है, इनफैक्ट ह्यूमन जो बॉडी है वो भी स्ट्रांगली डिपेंडेंट है मिनरल डिपॉजिट्स पे। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर होती है वो भी बहुत सारी चीज़ें किससे मैन्युफैक्चरिंग होती है, मिनरल से। लेकिन जो मिनरल्स की क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे लो है, इनफैक्ट इन द अर्थ ऑल्सो लो। हमारे पास सिर्फ 1% मिनरल्स की क्वांटिटी बची है इन द अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में हमारे पास 1% मिनरल्स बचे हैं। लेकिन हमारी जो मिनरल्स की क्वांटिटी है वो तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डे बाय डे बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन और मिनरल्स का अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मिनरल्स की क्वांटिटी पहले ही लो है, तो उनको कंजप्शन भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। तो उसकी वजह से देखो, फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर आपकी मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया खाने के लिए और आपके फ्रेंड जो है 15 to 16 आपके फ्रेंड्स आ गए, तो मम्मी ने तो बनाया थोड़ा, लेकिन आपकी पॉपुलेशन कितनी है खाने के लिए, उसको आप बाहर चीख के खाओगे। तो अब मम्मी अगर उसको वापस से बनाने लगेगी तो आप तो कंज्यूम करने में, पॉपुलेशन ज़्यादा है ऑब्वियसली यार, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी उसको खा जाओगे, लेकिन मम्मी को बनाने में टाइम लगेगा। उसी तरीके से देखो, जो मिनरल्स है उनको रिन्यू होने में टाइम लगता है, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उनको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं रिन्यू होने में। लेकिन जो हमारे मिनरल्स हैं उनका कंजप्शन इतना होता जा रहा है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम बचाना, हमारे लिए मिनरल्स बचाना प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। जो लोग हैं वो उस फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मिनरल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है मिनरल्स का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब वापस से रिन्यू होने में टाइम लगेगा। जैसे मम्मी ने कुछ बनाया तो उसमें वापस से बनने में टाइम लगेगा, और लेकिन आपने कंज्यूम कितना किया, कंज्यूम तो आपने जल्दी जल्दी कर लिया कंज्यूम। तो उसी तरीके से आप पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मिनरल्स का भी यहाँ पे कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हम मिनरल्स को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो मिनरल्स को वापस से रिक्रिएट होने में या फिर वापस से रिन्यू होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो मिनरल फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। रिप्लेनिशमेंट कह सकते हो आप, बहुत ज़्यादा स्लो है। द रेट्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट आर इनफाइनेटली स्मॉल इन कंपेरिजन टू द प्रेजेंट रेट्स ऑफ कंजप्शन। जितने की आज कंजप्शन, प्रेजेंट रेट जो कंजप्शन है इस प्रेजेंट टाइम में जितनी कंजप्शन हो रही है मिनरल्स की, उससे कहीं कम है हमारी रिप्लेनिशमेंट रेट। रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। जो मिनरल रिसोर्सेज है वो फाइनाइट है और नॉन रिन्यूएबल है, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर आवर कंट्रीज एक्सट्रीमली मतलब वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस। देखो रिच मिनरल्स कौन से हैं, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये रिच मिनरल्स है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम है हमारी कंट्री में, और लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और ये शॉर्ट लिव्ड पोजेशंस है। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट as mineral and extraction comes from greater depth along with decrease in quality। देखो अगर हम जैसे जैसे मिनरल्स को निकालते जाएंगे वैसे वैसे डेप्थ ज़्यादा होती जाएगी। हम ऊपर से मिनरल्स निकालेंगे, डेप्थ बढ़ेगी, उसके बाद में और हमें बड़ा खड्डा खोदना पड़ेगा मिनरल्स निकालने के लिए। तो उसी तरीके से हम जैसे जैसे मिनरल का एक्सट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे मिनरल्स का ग्रेटर डेप्थ होती जाएगी और कॉस्ट बढ़ती जाएगी। लेकिन अब जैसे जैसे देखो मिनरल्स के लिए हमने खड्डा खोदा, ऊपर से अगर हमने मिनरल्स निकाले, जैसे हमने ऊपर ही है मिनरल्स, थोड़ा सा खड्डा खोदते ही हमें मिनरल्स मिल गए, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो गए, तो हमारे लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम लगेगी और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन वहीं हमें मिनरल्स को निकाल लिया, फिर उसके बाद में खड्डा बहुत ज़्यादा डेप्थ में खोदना पड़ा,
तो उसके लिए क्या होगा, हमारी कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और जो हमारा मिनरल एक्सट्रैक्शन है वो भी ग्रेटर डेप्थ में होगा और उसकी क्वालिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मिनरल्स ऊपर मतलब कि डेप्थ में जो मिनरल्स मिलते हैं उनकी क्वालिटी भी लो होती है और उनमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। और उसी तरीके से जो ऊपर मिनरल्स होते हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और उनकी कॉस्ट भी लो होती है, कम होती है कॉस्ट भी। तो इसी तरीके से हमें मिनरल्स इजीली कहाँ से फाउंड होते हैं, ऊपर जो मिनरल्स होते हैं उनको वो अच्छे होते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो इसी तरीके से हमें जो मिनरल्स का वो सस्टेनेबली मैनर में यूज़ करना चाहिए मिनरल्स को। ए कंसंट्रेट efforts has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner में हमें mineral resources का use करना चाहिए। Improved technologies need to be constantly evolved to allow use of low grade ores at low cost। और low grade ores को use करने के लिए low cost पे अलाउ करता है हमें। देखो हमें क्या करना चाहिए, हर चीज़ का रिसाइकल करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम करना चाहिए और अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको इजीली हमें उसको वापस से रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है आप उसे उनमें पेड़ लगा सकते हो तो उनको वापस से रीयूज़ करना चाहिए। प्लास्टिक के बॉटल्स को रिसाइकलिंग करना चाहिए। मेटल्स को, जो स्क्रैप मेटल्स होते हैं उनको गलाकर अगर हम कोई बर्तन बना सकते हैं तो हमें मेटल्स को वापस से यूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। इस तरीके से मिनरल रिसोर्सेज को फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम मिनरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखो यार, हम भी इस कंट्री में रहते हैं, हम भी यहाँ पे इस दुनिया में रहते हैं, तो हमें हमारी जो जनरेशन है और हमारे जो मिनरल्स है उनका ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप कोका कोला का कैन खरीद रहे हो, वहीं बॉटल खरीद रहे हो 10 लीटर की, इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, वैसे वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो वहीं वो आप जो बॉटल खरीद रहे हो उसको वापस रीयूज़ ही नहीं किया, आपने फेंक दिया, उसको आप काट पीट के उसमें पेड़ भी लगा सकते हो, आप उसको किसी और वे में यूज़ कर सकते हो, बॉटल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी भी काम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से रिसाइकलिंग हमें करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए। एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं या फिर जिनसे हम एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। हर किसी काम में हम एनर्जी का यूज करते हैं। अगर हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी एनर्जी का यूज करते हैं। लाइट हमें मिलती है तो वो एनर्जी से मिलती है। हम बल्ब जलाते हैं तो एनर्जी से जलता है, ठीक है। वो हीट लेते हैं तो वो एनर्जी से आती है। व्हीकल्स, जो हमारे व्हीकल्स है वो भी एनर्जी से ही चलते हैं। और जो हमारी इंडस्ट्रीज है जिनमें मशीन्स चलती है बड़ी बड़ी, उनमें भी हम एनर्जी का ही यूज करते हैं। तो एनर्जी कितनी ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज में आ रही है, बहुत ज्यादा हम इसको डेली एक्टिविटीज में भी यूज करते हैं। ऐसा टाइम नहीं है अब कि एनर्जी हमारे पास ना हो तो हम वर्क कर सके, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एनर्जी के बिना बहुत सारी चीजें हमारी रुक सकती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज वर्क होना उनमें बंद हो सकता है। इसलिए हमारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। तो एनर्जी किन किन चीजों से जनरेट होती है? देखो, एनर्जी जनरेट होती है फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स। फ्यूल मिनरल्स क्या होते हैं? फ्यूल मिनरल्स कौन से होते हैं? जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, यूरेनियम हो गया, ये सब, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सब से हमें, ये फ्यूल मिनरल्स है जिनसे हमें एनर्जी को हम जनरेट करते हैं। अब एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो दो तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हो गया कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सेकंड हो गया नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो देखो, कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? कन्वेंशनल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमारे कॉमनली, जिन्हें हम यूज करते हैं, ठीक है, ऐसी चीजें विच इज कॉमनली यूज्ड, उन्हें हम कन्वेंशनल बोलते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फायरवुड हो गया, कैटल डंग केक हो गया, लकड़ियाँ जिनसे हमें बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं लकड़ियों के लिए, खाना बनाने के लिए, और भी बहुत सारे कामों में यूज़ किया जाता है लकड़ियों का। कैटल डंग केक हो गया, गाय का
जो ब्लू होता है उसे हम बोलते हैं कैटल डंग केक। बहुत सारी गाय भैंसे होते हैं, बकरियां होती है, ठीक है। कोल हो गई, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सारी हाइडल और थर्मल एनर्जी होती है। ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आती है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि आज के टाइम पे जैसे फायरवुड हो गया, इनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो फॉरेस्ट है वो उनमें लकड़ियां, मतलब जो फॉरेस्ट है, पेड़ है, उनकी कटाई होती है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है। और फायरवुड से अगर हम लकड़ी जला के खाना बनाते हैं तो वहां पे पॉल्यूशन भी हो रहे हैं। कैटल डंग केक है, लोग क्या कर रहे हैं कैटल डंग केक का, उसको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चूल्हे में जलाते हैं उनको, और इसकी वजह से क्या होता है, उनको हम यूज कर सकते हैं एज ए फर्टिलाइजर, मैन्यूर की तरह एग्रीकल्चर में। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में अगर हम उसे यूज करते हैं तो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, हमारी क्रॉप्स अच्छी ग्रो होती है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उस कैटल डंग केक को खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पॉल्यूशन हो रहा है, उससे कोई क्लीन एनर्जी भी नहीं मिल रही है, ठीक है, एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट हो रहा है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी हाइडल और थर्मल एनर्जी में आते हैं। तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ ऐसे सोर्सेज है जो बहुत ही लार्जर एक्सटेंट पे एक्सप्लॉइट होते जा रहे हैं, क्योंकि आज इनका हम यूज बहुत ज्यादा तरीके से हो रहा है, स्पेशली इन रूरल एरियाज में। फायरवुड, कैटल डंग केक का इनका बहुत ज्यादा यूज होता है रूरल इंडिया में। एस्टिमेट किया गया है कि 70% ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा ये जो फायरवुड और कैटल डंग केक है, ये 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है रूरल हाउस होल्ड में। जो विलेजेस होते हैं, जो गांव होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है फायरवुड का, कैटल डंग केक का एनर्जी ड्राइव करने के लिए। तो कंटिन्यू अगर हम इनका कंटिन्यू यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ेगा। फॉरेस्ट एरिया हमारे डिक्रीज होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इतना ज्यादा ड्राइव नहीं होगा। हमें देखो पेड़ों से कितना कुछ मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, हमें बहुत कुछ देते हैं पेड़। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया को कट करते जा रहे हैं, फायरवुड के लिए लकड़ियां को यूज करते हैं फायर के लिए, जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होते जा रहा है। कैटल डंग केक हो गया, अगर हम उनको एज ए मैन्यूर यूज करें एग्रीकल्चर में तो हमारे लिए कितना ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट का अफेक्ट हो रहा है, और उससे कोई क्लीन एनर्जी भी हमें नहीं मिल रही है। तो अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, देखो, जिनसे एनर्जी मिल सकती है लेकिन ज्यादातर यूज नहीं करते हम उनका। ऐसी चीजें जिनसे हमें एनर्जी तो मिल सकती है लेकिन ज्यादातर उनका यूज नहीं करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल देखो कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं। सोलर हो गया, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सारे सोर्सेज है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। इनका हम इतना ज्यादा लार्जर एक्सटेंट पे यूज नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट पे आ रहे हैं। सोलर एनर्जी हो गया, अभी देखा होगा आपने सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, लेकिन अभी इतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ है, इनका यूज होना इतना ज्यादा हाई लेवल पे नहीं हुआ है। ओके, तो ये हो गए एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ा। ओके, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, देखो, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम उन्हें कहते हैं वो चीज़ें जिन्हें हम कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जिनका यूज़ होता है। तो फर्स्ट देखते हैं कोल। इंडिया में कोल जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इंडिया में ही नहीं, हर पूरी दुनिया में जो कोल है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उन्हें हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स। नेशंस के जो एनर्जी की नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो कोल पूरी तरीके से फुलफिल करता है। और जो है कोल पावर जनरेशन में भी पावर जनरेशन भी करता है, और हमारी इंडस्ट्रीज़ को, हमारे डोमेस्टिक नीड्स जो है, हमारे घरेलू जो ज़रूरतें हैं
और इंडस्ट्रीज़ की जो ज़रूरत है वहाँ पे भी एनर्जी की सप्लाई करता है, वहाँ पे भी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है कोल। इंडिया जो है हाईली डिपेंडेंट है कोल के ऊपर और मीटिंग इट्स कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। कॉमर्शियल मतलब मार्केट से रिलेटेड, और जो कॉमर्शियली मतलब मार्केट जो है वो उनकी जो डिमांड्स है कोल के लिए वो भी बहुत ज़्यादा कोल से बहुत ज़्यादा हमारी चीज़ें वो है डिपेंडेंट है। जैसे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, हमारे मार्केट्स वो भी कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब देखो हम कोल पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है लेकिन कोल के जो रिजर्व्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम बचे हैं। बहुत सारे थे लेकिन बचे बहुत कम है। अब देखो हमारे यहाँ पे जो कोल है उससे हम पावर जनरेशन करते हैं, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम कोल पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट भी है लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी भी कम है। आप देख सकते हो अभी आप 2022 का पेपर देखो या फिर 2021 का, उसमें देखो कि कोल की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम उसको इतना ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हैं कि कोल ख़त्म होने की कगार पर आ चुका है। अब तो हमारे पास इंडिया में जो कोल के रिजर्व्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। नॉन रिन्यूएबल है, मतलब कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स में रिन्यू होता है, रिन्यू तो होता है लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं। अब हम मिलियंस ऑफ ईयर्स तक थोड़ी जिंदा रहेंगे, हम इतने नहीं जीते। ओके, तो अब देखते हैं कोल जो है किस तरीके से हम कोल की फॉर्मेशन होती है। कोल पे हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, उसके रिजर्व्स भी नहीं बचे हैं, अवेलेबिलिटी बहुत कम है और ऊपर से कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है इन फ्यूचर, आप देख सकते हो। अब देखते हैं कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये कोल कैसे बनता है? देखो जब कंप्रेशन होता है, जब प्रेशर लगता है, जो बहुत सारे प्लांट्स हो गए, मरीन प्लांट्स हो गए या फिर डेड एनिमल्स, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती है उनकी, वो कई सालों तक कंप्रेस होते हैं प्रेशर में, ज़मीन के नीचे प्रेशर होते हैं, कंप्रेस होते हैं, धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी जाती है और वो कंप्रेस होते जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इस तरीके से कंप्रेस होते हैं, तब जाके कोल की फॉर्मेशन होती है। तो आप देख सकते हो कंप्रेशन होता है और प्रेशर लगता है जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक एनिमल्स की डेड बॉडीज पे, मरीन प्लांट्स पे, तब जाके कोल की फॉर्मेशन होती है। तो वो बहुत ही डेप्थ में और बहुत लंबे टाइम तक बुराइल रहते हैं, उसके बाद में कोल की फॉर्मेशन होती है। साल नहीं लगते इसमें, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो डिकेइंग ऑफ प्लांट्स इन स्वैम्स प्रोड्यूस हीट। अब देखो ये तो हो गई कोल की बात कि किस तरीके से कोल बनता है, कंप्रेशन से और प्रेशर से, डेप्थ में बहुत टाइम तक बुराइल रहता है, उसके बाद में कोल की फॉर्मेशन होती है। तो कोल की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाली है इन फ्यूचर, ख़त्म सी हो जाएगा कोल, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इंडिया में तो बहुत कम हो चुका है और दुनिया में भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं पीट कि पीट कैसे बनता है। पीट कैसे बनता है, देखो लोवेस्ट यहाँ पे वैरायटी देखते हैं हम। जो पीट है वो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट क्वालिटी का होता है, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट क्वालिटी किसमें होती है? पीट में होती है, और ये बहुत ज़्यादा गंदी क्वालिटी का आप बोल सकते हो। फाउंड इन स्वैम्स, मतलब स्वैम्स में मिलता है, जो दलदल होते हैं वहाँ पे ये पीट मिलता है। कब कैसे बनता है ये? डिकेइंग ऑफ प्लांट्स, जब प्लांट्स डिकेइंग होते हैं और इसमें लो कार्बन कंटेंट होता है पीट में, हाई, और इसमें जो कोल है, कोल को जब हम जलाते हैं तो उससे कार्बन प्रोड्यूस होता है, तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत कम होता है पीट में, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको जलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हीटिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है तो हीटिंग कैपेसिटी कम होगी। अगर हम उसको जलाएंगे तो मॉइस्चर ज़्यादा है, मतलब कि वो जलने में उसको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो पीट जो है लोवेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट कैसे फॉर्म होता है? जब पीट को, लिग्नाइट कैसे फॉर्म होता है? जब पीट को बहुत लंबे समय तक, थोड़े और लंबे समय तक हम उसको कंप्रेस करते हैं, प्रेशर करते हैं, उसके बाद में लिग्नाइट की फॉर्मेशन होती है। तो लिग्नाइट कैसे बनता है? जब पीट को थोड़े और लंबे समय तक हम कंप्रेस करते हैं, उसके बाद में लिग्नाइट की फॉर्मेशन होती है। लिग्नाइट जो है ब्राउन कलर का होता है और इसमें लो कार्बन कंटेंट होता है। ओके,
अब देखते हैं बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस क्या होता है? देखो, बिटुमिनस कोल में 80% कार्बन कंटेंट होता है। 80% मतलब अच्छा क्वालिटी का कोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कोल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। तो बिटुमिनस जो है उसमें 80% कार्बन कंटेंट होता है और ये इसे सॉफ्ट कोल भी बोला जाता है। हाई टेम्परेचर में इसकी फॉर्मेशन होती है, हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में बिटुमिनस कोल की फॉर्मेशन होती है। अब देखते हैं हम एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोल है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है और इसमें 80 to 95% हाई क्वालिटी का कोल यहाँ पे पाया जाता है। मतलब हाई क्वालिटी में 80 to 95% कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट कोल में पाया जाता है और इसे हार्ड कोल भी बोला जाता है। एंथ्रासाइट मतलब बेस्ट क्वालिटी का, लेकिन ये कम पाया जाता है, बहुत कम मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का होता है। इसकी वजह से ये इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट भी ये पाया जाता है। तो इसकी वजह से बिटुमिनस कोल को बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है क्योंकि वो थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है और कार्बन कंटेंट भी उसमें 80% होता है। इसकी वजह से एंथ्रासाइट जो है उसको कम मिलता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किसे किया जाता है? बिटुमिनस कोल को। अब देखते हैं हम इसके रिजर्व्स के बारे में बात करते हैं। अभी तो हमने इसके टाइप्स देख लिए, ओके। अब दो टाइप्स में मेन जियोलॉजिकल एजेस में दो टाइप के रॉक्स आकर होते हैं, मतलब कि कोल बनते हैं। एक जगह है गोंडवाना। कौन कौन सी जगह होती है? गोंडवाना। गोंडवाना जो है पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है ये, और यहाँ पे 200 मिलियन 200 मिलियन ईयर्स तक जब कोल बहुत लंबे टाइम तक प्रेशर हुआ, कंप्रेस हुआ, उसकी वजह से हाई क्वालिटी का कोल गोंडवाना में पाया जाता है। क्योंकि वो 200 साल पुराना है, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा कोल पाया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है, कार्बन कंटेंट इसमें हाई होता है। और गोंडवाना जो कोल है ये वो 200 साल पुराना है, मतलब आप देख सकते हो 200 साल पुराना, 200 मिलियन ईयर्स, करोड़ों साल तक पुराना, ठीक है। अब देखते हैं हम टर्शरी डिपॉजिट्स। टर्शरी डिपॉजिट्स जो है वो थोड़े कम क्वालिटी के होते हैं, लेकिन ये नए हैं, मतलब 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड ये टर्शरी डिपॉजिट्स वाले कोल हैं। मतलब ये थोड़े इसको नया बोला जाता है कोल। अब 55 को भी नया बोले जाएंगे कि यहाँ पे देखो यार। तो मेजर रिजर्व्स कौन कौन से हैं ये बात करते हैं हम। गोंडवाना कोल जो है मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेटलर्जिकल कोल यहाँ पे होता है, ये लोकेटेड है। गोंडवाना जो कोल है, गोंडवाना कोल जो है दामोदर वैली वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। हाई क्वालिटी का कोल यहाँ पे पाया जाता है। झारखंड, जरिया, रानीगंज, भोकरा ये इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स है। गोदावरी महानदी, वारदा वैलीज, ये यहाँ पे भी कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, लेकिन ये पेनिनसुलर इंडिया हो गया, मतलब, ठीक है। टर्शरी डिपॉजिट्स, टर्शरी जो कोल है वो कहाँ पाया जाता है? ये 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और यहाँ पे कार्बन कंटेंट इसमें थोड़ा कम होता है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। मेघालय हो गया, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसमें लो क्वालिटी होती है, मतलब कार्बन कंटेंट इसमें कम होता है। अब ये जो है, ये वाला कोल जो है बल्कि मटेरियल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी मटेरियल होता है। टर्शरी कोल्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं इसके, और ये हर टाइम जो अपना वेट है वो लूज़ करता रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें से ऐश रिड्यूस होती रहती है, जो राख जिसे बोलते हैं वो रिड्यूस होती रहती है, जिसकी वजह से इसका वेट लॉस होता रहता है। इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ है इसको बहुत ज़्यादा हैवी यूज इसका करती है। थर्मल पावर स्टेशंस भी यहाँ पे लोकेटेड हो जाते हैं। कोल फील्ड्स, मतलब जहाँ पे कोल पाया जाता है वहीं पे इंडस्ट्रीज आगे सेटअप हो जाती है। पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम जो है एक मिनरल ऑयल है, रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल नहीं कह सकते इसे हम, जो गाड़ियों में यूज करते हैं वो पेट्रोल नहीं है, ये पेट्रोलियम है, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम जो है नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है आफ्टर कोल। इंडिया में आफ्टर कोल, मतलब कोल के बाद में नेक्स्ट एनर्जी इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स कौन सा है? पेट्रोलियम है। ये हमें, जो पेट्रोलियम है ये हमें हीट प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है हीट के लिए, लाइटनिंग के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है, और मशीनरी में एज ए लुब्रिकेंट की तरह भी
यूज आता है। कैसे? अगर मशीन जैसे घड़ की आवाज करिए, चलती नहीं है, कभी अटक जाती है, तो उसमें हम जो पेट्रोलियम उसको उसके अंदर डालते हैं मशीन के अंदर, तो वो अच्छी तरीके से मूव करने लगती है। तो एज ए लुब्रिकेंट भी काम आता है मशीनरी में, और रॉ मटेरियल की तरह भी काम आता है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है उन्हें नोडल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, की इंडस्ट्री भी कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अदर इंडस्ट्रीज को भी, बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं अकरेंस, कैसे पेट्रोलियम का अकरेंस होता है इंडिया में। देखो, इंडिया में नहीं, हर जगह पे तो पेट्रोलियम अकरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइन्स एंड फॉल ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशन ऑफ द टर्शियरी एज। जो पेट्रोलियम का अकरेंस होता है एंटीक्लाइन्स में होता है और फॉल ट्रैप्स में होता है। रॉक जो होती है, रॉक फॉर्मेशन होती है, जो टर्शियरी एज में रॉक फॉर्मेशन होती थी, उसमें एंटीक्लाइन्स और फॉल ट्रैप्स में पेट्रोलियम का अकरेंस होता है, पेट्रोलियम वहां पे पाया जाता है। अब ये एंटीक्लाइन्स क्या होता है? देखो, आपको यहाँ पे एक लेयर दिख रही होगी, जो डायग्राम है इसमें बहुत सारे लेयर्स है और ये माउंटेन की तरह लेयर्स है ना। इनके बीच में जिस फर्स्ट जो लेयर है ब्लैक कलर की, वहां पे ऑयल पाया जाता है। तो उसके ऊपर, जस्ट उसके ऊपर क्या होती है? नेचुरल गैस होती है। ये तो फिक्स है, मतलब यहाँ पे ऑयल की जो ऑयल है उसके जस्ट ऊपर क्या होती है? नेचुरल गैस होती है। तो नेचुरल गैस ऑयल के जस्ट ऊपर पाई जाती है और उसके नीचे क्या पाया जाता है? हमें ऑयल पाया जाता है। ओके, यहाँ पे नीचे जस्ट ऑयल पाया जाता है। तो ये हो गया पेट्रोलियम का अकरेंस, ऑयल बियरिंग लेयर। इसमें हमें ऑयल पाया जाता है और ऑयल को हम थ्रू द मशीन्स लगा के उससे हम निकाल लेते हैं ऑयल को। पेट्रोलियम जो है हमें फॉल ट्रैप्स में पाया जाता है बिटवीन पोर्स और नॉन पोरस रॉक्स में। जो गैस होती है नेचुरल गैस, वो बहुत ज्यादा लाइटर होती है और वो हमेशा ऑयल के ऊपर हमें पाई जाती है। अब इसके रिजल्ट देखते हैं कहाँ कहाँ हमें पाई जाती है पेट्रोलियम कहाँ कहाँ हमें पाया जाता है। मुंबई हाई, गुजरात और आसाम, ये मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज है इंडिया के। मुंबई हाई, गुजरात और आसाम, यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब मेजर बोल सकते हो, मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज है इंडिया के। अंकलेश्वर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है गुजरात का, यहाँ पे भी पेट्रोलियम पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। असम जो है ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, और दिग्बॉय, नाहरकाटिया, मोरन, हुग्रीजन आर द इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट। ये भी इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स है स्टेट में, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आप लर्न करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम नेचुरल गैस। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? देखो, नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स फाउंड इन एसोसिएशन विथ और विदाउट पेट्रोलियम। देखो, नेचुरल गैस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है, और ये नेचुरल गैस जो है पेट्रोलियम डिपॉजिट तक पहुंचने से पहले ये रिलीज हो जाती है, खुद ही सरफेस पे आ जाती है। ओके, तो नेचुरल गैस जो है वो एक सोर्स है एनर्जी का, और इसे इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल भी इसको इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज़ किया जाता है। जो नेचुरल गैस है उसे डोमेस्टिक पर्पसेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। हम डोमेस्टिक पर्पसेज मतलब घरेलू जो काम है जो या ज़रूरतें हैं उनमें भी हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हम इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं उसमें भी नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा काम आती है। तो कौन सी नेचुरल गैस काम आती है? पीएनजी, सीएनजी नहीं आती है, सीएनजी व्हीकल्स में आती है। ओके, पीएनजी मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस, तो पीएनजी नेचुरल गैस काम आती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में भी काम आती है। ठीक है, तो पाइप नेचुरल गैस, और इंडस्ट्रीज में या फिर हीटिंग प्रोवाइड करने के लिए भी गैस यूज में आती है। केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज आती है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में भी रॉ मटेरियल की तरह भी इंडस्ट्रीज में यूज आती है, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में
आ गई। ओके, नेचुरल गैस जो है उसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से वो उसे इको फ्रेंडली फ्यूल कहा जाता है। ओके, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ये अच्छा बताया जाता है। लार्ज रिजर्व्स है नेचुरल गैस के डिस्कवर हुए हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन में। अलॉन्ग विद द कोस्ट the reserves of the Mumbai High and allied fields are supplemented by fields in the Gulf of Cambay. Andaman and Nicobar Islands are also important areas having large reserves of natural gas. तो ये जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है यहाँ पे भी रिजर्व है नेचुरल गैस का, डिस्कवर किया गया है। मुंबई हाई और अलाइड फील्ड्स में भी फाइंड हुआ है। गुल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है, यहाँ पे भी रिजर्व हुआ है। और अंडमान और जो निकोबार आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये भी इम्पॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पे लार्ज रिजर्व्स है नेचुरल गैस के। तो देखो जो हमारी नेचुरल गैस है, आज के टाइम पे लोग नेचुरल गैस है वो उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि हम पहले क्या अभी भी यूज़ करते हैं, जो सिलेंडर्स है वो सब यूज़ करते हैं हम घर में खाना बनाने के लिए, ठीक है, कुकिंग के लिए, इन सब के लिए हम जो हमारे सिलेंडर्स है इन सब का यूज़ करते हैं, तो उनमें नेचुरल गैस होती है। ओके, तो वहीं हमारे जो आप कह सकते हो कि ये जो नेचुरल गैस है वो अब महानगरों में, मतलब कि सिटीज़ में, अर्बन एरियाज में किस तरह से फैल रही है। पाइपलाइंस लग रही है, जिसमें जो पाइपलाइंस कहाँ से अटैच होगी, थ्रू द हमारा जो घर है उसी से अटैच होगी, वहाँ पे ही अटैच होगी। और उसमें क्या होगा, हमें गैस मिलती जाएगी खाना बनाने के लिए, और हमारे और भी अदर पर्पसेज है उनके लिए गैस प्रोडक्शन मिलती जाएगी। तो उसके बाद में हमें कोई भी मेटल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे जो सिलेंडर्स है वो सब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमें गैस थ्रू दी पाइपलाइन से मिल जाएगी। ओके, तो जो हमारी गैस पाइपलाइन है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी में बढ़ रही है इस टाइम पे। अब देखो हमारी जो 1700 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है इंडिया में, कौन सी है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन। ये लिंक है मुंबई हाई से और बेसिन से विद फर्टिलाइजर पावर। यहाँ पे फर्टिलाइजर पावर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं वेस्टर्न और नदर्न इंडिया में। इम्पीटस टू इंडियाज गैस प्रोडक्शन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस की प्रोडक्शन प्रोवाइड होती है इंडिया की तरफ से। देखो यहाँ पे इंडिया की तरफ से नहीं, इंडिया में ही प्रोवाइड होती है। ओके, तो यहाँ पे मतलब लार्ज आर्टरीज है, मतलब आप देख सकते हो नसों की तरफ फॉर्मेशन की गई है, बहुत सारी पाइप्स लगी हुई है नर्व्स की, आर्टरीज के फॉर्मेशन में, ठीक है, बहुत सारी नर्व दिखती है आपको आपके हाथों में, ठीक है, वैसे ही पाइप वहाँ पे है, गैस की प्रोडक्शन है, इंडियाज गैस प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे पावर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में गैस की प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और उनको गैस प्रोवाइड इस तरीके से की जाती है। और आज के टाइम पे तो अब धीरे धीरे जो गैस पाइपलाइन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मेटल का और जो हमारे सिलेंडर्स हैं उनको हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम पे ऐसा होगा कि हमें बस पाइपलाइन होगी घरों से अटैच, और उन्हीं की तरफ से हमें जो गैस है वो मिलती रहेगी। तो आज के टाइम पे जो हमारी गैस पाइपलाइन है वो कितनी बढ़ चुकी है, 18,500 किलोमीटर लंबी हो चुकी है हमारी गैस पाइपलाइन, इंडिया की गैस प्रोडक्शन। ओके, तो अब जो हम व्हीकल्स में जो गैस यूज़ करते हैं वो कौन सी गैस है, वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, जो कि हम किस में यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जो लिक्विड फ्यूल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी में है कंट्री में, और जो नेचुरल गैस है उससे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल बहुत ज़्यादा लो होती है, कम होती है, ठीक है। इसकी वजह से हम नेचुरल गैस का यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारे कह सकते हो कि आपके जो हमारे लिक्विड फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, इनका ये बहुत ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, बहुत धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको वापस से फॉर्म होने में, जिसकी वजह से हमें यूज़ करने के लिए जो नेचुरल गैस है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स है, पेट्रोलियम, कन्वेंशनल जो मिनरल्स हैं, उनको हम रिचार्ज होने का टाइम भी दे सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो नेचुरल गैस का यहाँ पे यूज़ बढ़ता जा रहा है, CNG, PNG, इन सबको हम यूज़ कर रहे हैं बहुत। इसके
साथ ही हमारा ये जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है ये हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. होप यू लाइक इट, एंजॉय इट. थैंक यू वेरी मच.